नमस्कार मित्रों, मैं हूं नटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं। ठीक है, उसका चैप्टर 4 हम लोग देख रहे थे। ठीक है, पहला वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो है ये। तो जिन्होंने ये इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ इस चैप्टर का वो वीडियो देखिए, वो अच्छा क्लैरिटी मिलेगा और फिर हम लोग इसमें आगे बात शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें और बेल आइकन दबा दें कि आपके पास मेरी घंटी बजती रहे। थोड़ा मित्रों आगे पीछे हो जा रहा है, मेरा बच्चा छोटा है तो कभी कभी परेशानियाँ आ जाती हैं। ठीक है, बस मिला जुला चलते हैं, कंप्लीट तो कराना ही है सब कुछ। तो आप बने रहिए, आता जाएगा। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस बढ़ा दूंगा। थोड़ा कम टाइम मिलेगा तो हो सकता है एक आध वीडियो पे ही रह जाए, तो थोड़ा बेयर विथ मी, राइट, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस फेज़ में। चलिए आ जाते हैं एल्गोरिदम पर। तो एल्गोरिदम एक्चुअली होता क्या है, पहले तो इसका डेफिनेशन क्या है। अब आपको इसको डेफिनेशन को समझिए और जब हम चैप्टर के डेप्थ में जाते जाएंगे ना तो फिर आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस जब आप एल्गोरिदम का ये देखेंगे कि भाई एल्गोरिदम क्या है, तो आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, सीधा सीधी आपको पता होगा कि एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, तो पहला तो इसका डेफिनेशन हो जाता है अपना कि एल्गोरिदम क्या है। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ये। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ steps required to get desired output, ऑब्वियसली आउटपुट तो हमारा क्या होगा, डिसाइड ही चाहिए ना। मतलब अब हमको ए चाहिए तो बी हमारा नहीं चलने वाला आउटपुट में, राइट। तो हमको फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं जो हमारे लिए डिजायर्ड है, राइट। तो इस पे आ जाते हैं कि ये करना क्या चाह रहा है इसमें। मतलब एल्गोरिदम जो आपने बता दिया, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स जो है, ठीक है, ये करना क्या चाह रहा है। ये एक्चुअली कोई सा भी प्रॉब्लम है, मैंने ये चैप्टर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग पर डिपेंडेंट है, राइट। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कौन से स्टेप्स हमारे काम के हैं जिनको हम शुरू करें और जो एंड जो होगा वो हमको अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो इसका क्या होता है, हैज़ डेफिनेट बिगनिंग एंड एंड, मतलब ये इनफाइनाइट नहीं चलता सकता। ये जो फाइनाइट सीक्वेंस देखा ना हमने यहाँ पर, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, इसी को ये थोड़ा अलग वे में बोलना चाह रहा है कि हैज़ डेफिनेट बिगनिंग एंड एंड, मतलब बिगनिंग और एंड जो है वो आपका फिक्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें अगला पॉइंट इसमें बोलता है कि दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले आप क्या करते हैं कि एल्गोरिदम लिखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स रियल लाइफ में एग्जांपल अगर देखना चाहे, हम लोग कुछ बात कर भी चुके हैं और आगे भी बात करेंगे। यहाँ पर क्या बात है, मेकिंग केक हो सकता है। ठीक है, मेकिंग केक रियल लाइफ की ये बात कर रहा हूँ मैं, कोडिंग से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, लर्निंग टू ड्राइव, कुछ भी आप चलाना सीख रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, बाइक चलाना सीख रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, GCD, HCF सुना होगा ना आपने, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ऑफ 4554, इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है 4554। तो इसको कैसे करेंगे, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में कि हमको GCD निकालना है तो दोनों को ही हम लोग क्या फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप में फैक्टराइज बोथ 45 एंड 54। ठीक है, 45 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 15 3 जा 3 1 3 5। ठीक है, 5 के बाद 15 हो गया ना, इतना ही है, नहीं 9 भी तो आएगा, 9 आएगा, 9 5 जा 45, 15 3 जा 45, और ये खुद 45 खुद भी एक अपना फैक्टर होता है। ठीक है, 54 का अगर देखें तो क्या जाएगा, 1 3 18 3 जा 3। ठीक है, 154, 3 और 18, 18 3 जा 54, 3 के बाद 6 6 9 जा 54। ठीक है, 6 7 8, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि ग्रेटेस्ट कॉमन आपको डिवाइजर बताना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन दिख रहा है हमको यहाँ पर, आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा ये डिवाइजर है कॉमन, ये कॉमन डिवाइजर है
5 6 ये नहीं है, 9 कॉमन डिवाइजर है। तो कॉमन डिवाइजर्स कौन कौन से हैं इन सब में से? तो हमारे पास 1 3 और 9 ही जो है जो कॉमन डिवाइजर मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 3 कॉमन डिवाइजर है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है? जीसीडी कौन है? ठीक है, जीसीडी कौन है? अपना 9 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 9 है। ठीक, तो ये इसका ऐसा सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, देखेंगे। मतलब ये जस्ट एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा था कि क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल उठता है कि आपने जब ये सब बातें देख ली हैं तो इस एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई डू वी रिक्वायर एल्गोरिदम? वाई, क्यों भाई? जब तक आपने किसी भी चीज़ पर सवाल नहीं पूछा ना जो सवाल के लायक है, ठीक है, तब तक फिर वो लॉजिकल नहीं रह जाता, राइट। तो वाई का जहाँ तक बात आया कि क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि अब प्रोग्रामर जो प्रोग्राम कर रहा है अगर उसके पास एल्गोरिदम लिखा हुआ नहीं है तो वो हो सकता है भटक जाए, भुतला जाए। ठीक है, अब भुतला जाएगा तो फिर अनारी आदमी टाइप का उसको फील आने लग जाएगा और कुछ से कुछ उसका जो प्रोग्राम बन के तैयार होगा वो आउटपुट देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या है कि आप पहले से आप सेट ऑफ स्टेप्स बना के रखिए और बस उसको कोड करते चलिए। तो आप क्या होगा, रास्ता आपका तैयार है, बस आपको बस उस पर गाड़ी चलाना है, वैसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमको इससे क्या मिलता है? रोड मैप मिलता है। क्या मिलता है? रोड मैप मिलता है कि हमको किस रास्ते पे चलना है। ये जब हमको रोड मैप मिल गया तो हम क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली कि इफ नॉट देन, अगर नहीं बनाएंगे ऐसा रोड मैप, ये नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा? प्रोग्रामर्स ठीक है, प्रोग्रामर्स मे नॉट विजुअलाइज द नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको नहीं दिखाई पड़ेगा कि रास्ता किधर को जा रही है और वो किधर से किधर भी घुस जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? मे लीड टू अनवांटेड आउटपुट। ठीक है, अब वो कुछ भी आउटपुट यहाँ पे मिलने लग जाएगा। तो ये क्या करता है? रोड मैप तैयार करता है। अब रोड मैप तैयार होने से क्या हमारे पास फ़ायदा होता है कि रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और तीसरा एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी तीनों क्या हो जाता है? बढ़ जाता है तीनों ही। ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा। तीनों ही क्या होता है? बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि गलत होने का जो ये है वो कम हो जाता है। ठीक, तो अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, मतलब ये जो मैंने आपको ये बताया था इस पार्ट को, क्योंकि ये बस एक एग्जांपल बताने के लिए था। मैं मोटा मोटा अपना ये है। अब इसमें एक अगला पॉइंट उठता है कि हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए यहाँ पर कि क्या उसका डेफिनेशन है। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है रिक्वायर्ड टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, अब डिजायर्ड आउटपुट हमको चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए कि हमारे पास रोड मैप तैयार हो। रोड मैप तैयार हो, कैसे रोड मैप तैयार होगा? एल्गोरिदम बनाकर तैयार होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? भुतला जाएंगे और कहीं से कहीं कुछ से कुछ आउटपुट मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब रोड मैप बनाने से और क्या फ़ायदा होता है कि एक रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी, एफिशिएंसी ये सब बढ़ता चला जाता है। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप बोला है तो उसके कारण क्या है? डेफिनेट बिगिनिंग और एंड होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब तक रोड नहीं तैयार करेंगे तब तक आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो उठता है उस पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो उठता है इसमें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, TICS। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। पहला तो अपना है प्रिसीजन, PRECISION, प्रिसीजन। ठीक है, सबका मीनिंग बताता हूँ अभी मैं। प्रिसीजन, यूनिकनेस, तीसरा फाइनाइटनेस, चौथा इनपुट, पांचवा आउटपुट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली गुड एल्गो।
गुड एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। अब इनको थोड़ा समझिए, ये थोड़ा जो गुड एल्गोरिदम है उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है फाइनाइट प्रिसीजन मतलब क्या होता है? प्रिसीजन इज काइंड ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। कभी हम बोलते हैं ना कि आप एकदम मतलब जैसे वो आपने ये देखा होगा ना, बंदूक वाला जो ये होता है क्या बोलते हैं कंपटीशन होता है, उसमें गोल गोल बने हुए होते हैं, ऐसा कुछ बना होता है ना, बीच में ऐसा गोल रहेगा, फिर गोल रहेगा, गोल रहेगा, गोल रहेगा, आपका निशाना जहाँ भी लगेगा वो उतना हिसाब से आपको पॉइंट मिलेगा। तो प्रिसाइज जब आप मारते हैं ना, प्रिसाइज जब मारते हैं तो क्या होता है, आप सेंटर की तरफ एकदम सेंटर से बहुत क्लोज होते हैं या सेंटर के अंदर में होते हैं, ठीक है। तो इसमें यह बोला गया है कि आपका जो स्टेप होगा ना एल्गोरिदम में वो प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। प्रिसीजन ऑफ स्टेप्स, ठीक है। आपके स्टेप्स जो है वो प्रिसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, फालतू का कुछ उसमें काम नहीं होना चाहिए। प्लस करना चाह रहे हैं तो मान लीजिए a इक्वल्स टू 2+2 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू 2+2, हमको करना इतना ही था बट हम +3 -3 कर दिए, इस चीज़ का क्या मतलब है? ये तो फालतू वाला पार्ट हो गया ना। तो इस चीज़ के लिए बोल रहा है कि आपका प्रिसाइज स्टेप्स होना चाहिए, ठीक। यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस ऑफ रिजल्ट्स होना चाहिए। आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक कहने का मतलब पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट्स के लिए आपके जो डिजायर्ड आउटपुट होंगे वही होने चाहिए आपके, ठीक है। फाइनाइटनेस ऑफ स्टेप्स, ये भी फाइनाइट स्टेप्स है। क्यों? क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो रुक जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इन्फिनिटी तक चलते चला जा रहा है। आप मान लीजिए आप एक लूप लिख देंगे हम, ठीक है। एक नॉर्मल टर्म्स में लिखता हूँ कि फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i++, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, i इक्वल्स टू i-10, ठीक। अब ये इन्फाइनाइट लूप हो गया। क्यों इन्फाइनाइट लूप हो गया? क्योंकि आपने पहली बार गए i इक्वल टू 0 लेकर के, i का भी मत रख लीजिए, हाँ ठीक है, i भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने i क्या किया, यहाँ 0 लेकर के घुस गए, i को 0 लेकर के अंदर घुस गए। अब क्या हुआ, 0 था, यहाँ क्या हो गया, i क्या हो गया, -10 हो गया, i इक्वल्स टू -10 हो गया पहले बार में। ये वापस गया i++, मतलब उसमें -9 हो जाएगा। -9 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये भी सही है। तो फिर से अगर घुसेगा, इस पर क्या i -9 था, i इक्वल्स टू -19 हो जाएगा। तो ये कभी भी इस वाले कंडीशन तक पहुंचेगा ही नहीं है, क्योंकि ये से दूर जाता चल रहा है। और ये कब तक दूर जाता जाएगा? इन्फिनाइट नंबर ऑफ इसमें स्टेप से चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यही बोलना चाह रहा है कि जब भी आप एल्गोरिदम लिखें तो वो उसका नंबर ऑफ स्टेप फाइनाइट होना चाहिए। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाता है, ठीक है। सेट ऑफ इनपुट्स होने चाहिए, सेट ऑफ आउटपुट्स होने चाहिए। ये तो खैर है ही कि गुड एल्गोरिदम जब आप लिख रहे हैं, मैंने अच्छा एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ सेट ऑफ इनपुट होगा, कुछ सेट ऑफ आउटपुट होगा, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक। अब जब हम एल्गोरिदम लिख रहे होते हैं तो इसमें 3 चीज़ हमको पता होना चाहिए, ठीक है। v थोड़ा बड़ा ही कर लेते नहीं, वी शुड नो। जब एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए? 3 चीज़ पता होना चाहिए। इनपुट क्या होगा, ठीक है, कंप्यूट क्या करना है, ठीक है, और आउटपुट क्या जनरेट होगा उसके हिसाब से। ये 3 चीज़ हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिदम वाला पार्ट था, विच इज़ थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो आप ये देख सकते हैं, एक छोटा सा समराइज वे में आपको ऐसा दिख सकता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझना है कि जितना भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, जितना भी आप साइट्स देखते हैं, कुछ भी जो देखते हैं ना आप कंप्यूटर पे, सब में एल्गोरिदम है। चाहे आप गूगल का सर्च इंजन ले लीजिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर ले लीजिए, ठीक है, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ले लीजिए, गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर ले लीजिए, कोई सा भी एक भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लीजिए, अडोबी एक्रोबैट देख लीजिए, ठीक है। सब में क्या है ना, पहले एल्गोरिदम लिखा गया होगा, उसके बाद उसको डिज़ाइन किया गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक माने फंडामेंटल ब्लॉक्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग गया होगा। जब इसको और आगे बढ़ेंगे ना, जब थोड़ा डीप में जाएंगे, तब पता चलेगा कि भाई इतना भारी कुछ भी नहीं है जितना दिख रहा था, ठीक है, हल्का ही है सारा। तो आ जाते हैं इसी बात से हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। हमने अभी तक क्या एल्गो समझ लिया है, ठीक है। एल्गो अगर हमने समझ लिया है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। जो सवाल ये उठता है कि एल्गोरिदम ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग करने से पहले हमको एल्गोरिदम लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, ठीक है। तो उसका 2 तरीका बताया गया है। 2 तरीका अपना क्या क्या है? पहला तरीका है फ्लो चार्ट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है?
स्यूडो कोड, दोनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड, अब इनका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो अपने ये दो फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम का ही कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए आप, क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है कैरेक्टर, RISTICS, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शोकेस लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, PS लिख रहा हूं मैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, इम्प्लीमेंटेशनल डिटेल्स, ठीक है। इम्प्लीमेंट कैसे करना उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस लॉजिक से मतलब है, तो लॉजिक उसमें बखूबी दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है, दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड है, ठीक है, शुड रिवील फ्लो ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में हमको दो चीज़ें पता चलनी चाहिए, पहले तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ का लॉजिक पता हुआ होना चाहिए, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हमको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कैसे कैसे जो कंट्रोल मूव कर रहा है, कैसे उसका स्टेप्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है वो, ये जो चीज़ें हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो ये इसका ये हो गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम का। अब आ जाते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं। फ्लो चार्ट का जो है अपना पहला पॉइंट क्या है, ये चीज़ क्या है एक्चुअली, दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। क्या है ये, विजुअल, थोड़ा बड़ा कर लें क्या, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किस चीज़ का, एल्गोरिदम का, एल्गोरिदम का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें और क्या होते हैं, तो ये जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का तरीका समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे सिंबल आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 5 सिंबल्स हैं, पांचों सिंबल्स को थोड़ा गौर से देखेंगे। पहला तो हमारा है अंडा शेप में, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, रेक्टेंगल के शेप में है। तीसरा क्या है, डायमंड के शेप में है। चौथा क्या है, पैरेललोग्राम के शेप में है। और लास्ट क्या है, एरो के शेप में, ठीक है। तीनों का हम समझते हैं क्या फंक्शन है। पहले तो इसको समझिए कि मतलब ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, अपना ये अंडा का, जो अंडा भी नहीं बोलेंगे उसको, मतलब एलिप्टिक, एलिप्स बोल सकते हैं आप, एलिप्स टाइप का कुछ दिखता है। तो ये क्या है, स्टार्ट स्लैश एंड दिखाने के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, कंप्यूटेशन के लिए होता है, कंप्यूटेशन, ठीक है। कंप्यूटेशन करें या प्रोसेस करें या जो भी आप लॉजिकली उसमें ये करना, काम जो भी करना चाह रहे हैं वो आप इसमें दिखाएंगे, रेक्टेंगल ब्लॉक में दिखाएंगे। ये रेक्टेंगल थोड़ा अलग बन गया है ना, ऐसा, ठीक। तो कंप्यूटेशन बेसिकली आप इसमें दिखाना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग होता है। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, DCISION, डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट लेते हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट जो भी होता है ये इसमें लेते हैं। और ये क्या होता है, एरो है, एरो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल दिखाता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल,
ठीक है, कैसे कंट्रोल मूव करेगा, किसके बाद क्या होगा, ये आपको एरो जो है दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक आध जो पॉइंट है वो अपने को ध्यान रखना है। इसको टर्मिनेटर्स भी बोलते हैं, जो ये शेप है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटर्स। ठीक है, टर्मिनेटर्स मतलब एंड करने वाला जो होता है वो हो गया। ठीक है, इसको एक्शन सिंबल भी बोलते हैं, एक्शन सिंबल भी बोलते हैं। जो भी काम करना होता है, जो भी प्रोसेसिंग होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या कुछ भी होता है, सब इसमें ही करना होता है अपने को। ठीक है, ये सिंगल स्टेप जैसा ही होता है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग मतलब आप येस और नो जो होता है ना, क्योंकि इस इधर से क्या होगा, एक एरो इधर लगा होगा, एक एरो इधर लगा, मतलब दो एरो निकल रहे होंगे। एक तो ऊपर से आ रहा होगा कि भाई ये डिसीजन के लिए ऊपर से एक एरो आ रहा होगा, और दो एरो निकल रहे होंगे। दो एरो किधर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक येस वाला एरो होगा, एक नो वाला होगा। हो सकता है कि ये येस वाला हो जाए, ठीक है ऐसा, और ये इधर नो वाला हो जाए, या हो सकता है कि इधर येस वाला हो जाए, नीचे की साइड एरो हो जाएगा येस वाला, तो साइड वाला नहीं होगा। मतलब दो एरो जो होंगे वो निकल रहे होंगे, एक नो वाला निकल रहा होगा, एक यस वाला निकलेगा। दो निकलने हैं, क्योंकि यहाँ डिसीजन लगा रहे हैं आप। अगर डिसीजन नहीं लगा रहे हैं, अगर आप एक ही एरो निकाल रहे हैं, तो मतलब वो डिसीजन नहीं लगा रहे हैं। डिसीजन में तो यस और नो दोनों हो सकता है, या ट्रू और फॉल्स में से कोई एक होगा। ठीक, दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल है, कहने का ये मतलब है। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अगर आपका आउटपुट यानी कि जो आउटगोइंग ब्रांच है वो क्या है, एक ही है, मतलब आप डिसीजन की बात नहीं कर रहे हैं। जब डिसीजन करना होता है तब ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। चलिए, तो डिसीजन मेकिंग हो जाता है यहाँ पर। तो इससे क्या हो जाता है कि ब्रांचिंग पॉइंट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, ब्रांचिंग पॉइंट। ब्रांचिंग पॉइंट क्यों ब्रांचिंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि अगर नो होगा तो इधर चला जाएगा, यस होगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, जिधर भी दिखा रहा होगा उधर चला जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे उस चीज़ को भी। ठीक है, एंड ब्रांचिंग डिपेंड्स ऑन यस नो, या फिर ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, यस नो तो बोल ही लिया, ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, इनपुट आउटपुट लेते हैं। अभी जब हम लोग इसको फ्लो चार्ट बना के देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। इससे क्या होता है कि इनपुट आउटपुट लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम यूज़र या फ्रॉम /2 लिख लीजिए, क्योंकि आउटपुट तो टू यूज़र जाएगा। ठीक है, फ्रॉम या फिर टू यूज़र। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, इसमें तो कोई है ही नहीं। ऑर्डर ऑफ फ्लो बोल सकते हैं आप इसको, ऑर्डर ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली इस वाले पार्ट का ये थ्योरी था, मतलब फ्लो चार्ट का। दो पॉइंट्स थे इसमें। पहला तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम है, दूसरा क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, सिंबल टू ड्रॉ फ्लो चार्ट होता है ये। ठीक है, तो क्या क्या सिंबल्स होते हैं वो हमने देख लिया है अभी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि इसमें थोड़ा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। पहला एग्जांपल जो लिया है, फर्स्ट एग्जांपल इसके अंदर जो लिया गया हुआ है, ज़्यादा छोटा हो गया क्या, नहीं ठीक तो। ठीक है, एग्जांपल में पहला एग्जांपल क्या लिया गया हुआ है, दैट इज एल्गो टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर। किसी भी एक नंबर का आपको स्क्वायर खोजना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो पहला वाला क्या है मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ, और दूसरे वाले से सीधा हम लोग फ्लो चार्ट ड्रॉ करते चलेंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी जब हमको जब प्रॉब्लम मिला, टास्क मिला, उसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप होता है कि उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो पहला क्या है अपना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई के लिए इसके दरमियान हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट आउटपुट थोड़ा समझ लेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस क्या करना है, काम क्या करना है, ये भी समझ लेंगे, और आउटपुट समझ लेंगे। ठीक है, तो हमको इनपुट क्या पता है, इस वाले टास्क के लिए इनपुट क्या पता है, नंबर हुज स्क्वायर इज रिक्वायर्ड, ये अपना इनपुट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस है अपना मल्टीप्लाई नंबर विथ इटसेल्फ या बाय इटसेल्फ ही बोल लेते हैं, बाय इटसेल्फ। ठीक है, आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट अपना हो जाएगा जो डिजायर्ड आउटपुट है, दैट इज स्क्वायर ऑफ नंबर। स्क्वायर ऑफ नंबर, ये क्या हो गया, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया।
तो पहला स्टेप हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे स्टेप पे। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, हमको एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, अभी एल्गोरिदम लिख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट फ्लो चार्ट के थ्रू करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या लिख रहे हैं हम लोग, पहला स्टेप, स्टेप वन देखिए कि क्या होता है कि इनपुट i/p लिख रहा हूँ, दैट इज इनपुट, राइट। इनपुट अ नंबर एंड स्टोर इट इन नम एंड स्टोर इन नम। ठीक है, ये वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। स्टेप टू क्या हो जाएगा, स्टेप टू कंप्यूट नम इनटू नम एंड स्टोर इन स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग वैल्यू रख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप थ्री क्या है, प्रिंट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्गोरिदम तैयार हो। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसको बनाएंगे, थोड़ा फ्लो चार्ट बनाएंगे। जो हमने सीखा था, पहला स्टेप क्या देखा था कि हम लोग स्टार्ट स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट कर लिया, इसके बाद क्या कर देंगे, हमको क्या पहला स्टेप क्या था, हमको उसमें नम लेना था, इनपुट लेना था। ठीक है, तो इनपुट नम। अब इनपुट के लिए क्या था, पैरेललोग्राम था। ठीक है, इनपुट नम। ठीक है, हमने क्या किया, नंबर ले लिया एक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रेक्टेंगल बॉक्स में मैंने बताया था वो कि कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टोर किस में करना है, रिजल्ट में करना है, ये सॉरी स्क्वायर में करना है। स्क्वायर इक्वल्स टू नम इनटू नम। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, हमारा काम हो चुका है, अब प्रिंट कर देंगे। तो इनपुट और आउटपुट के लिए भी क्या था, प्रिंट स्क्वायर। ठीक है, और आउटपुट के लिए भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम वाला बॉक्स था। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो हमारा एल्गोरिदम तैयार हो गया। एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट बेसिकली तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा छोटा करके मैं बताता हूँ आपको कि ये काफ़ी आसान था, ये पार्ट बहुत ईजी वे में हमने किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपने बुक में दिया हुआ है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ नॉन फंक्शनल बल्ब। प्रॉब्लम ऑफ नॉन फंक्शनल बल्ब। ठीक है, अब ये यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये आपको बोल दिया है कि नॉन फंक्शनल है, मतलब ये नहीं जल रहा होगा। ठीक है, ये नहीं जल रहा होगा, कुछ समस्या है इसमें। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले अपना जो फ्लो चार्ट बनेगा, वो जो पहला स्टेप क्या होता है, अंडा बनाते हैं। अंडा स्टार्ट कर दिया। पहला सवाल तो यही पूछेंगे कि स्विच ऑन है कि नहीं है। ठीक है, पहला सवाल हम लोग डिसीजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, डायमंड टाइप का कुछ यूज़ करते हैं। जैसे इसमें पूछेंगे हम लोग, इज स्विच ऑफ बल्ब ऑन। ठीक, ऑन है क्या, ये हमने पूछा उससे। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, चाहे तो इसका क्या होगा, एक तो नो होगा और दूसरा क्या होगा, यस होगा। ठीक, अगर ऑन है तो यस होगा, ये नो होगा। नो अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले ऑन कर देख लेते हैं। अगर स्विच ऑन कर दिया, अब हम लोग चेक करेंगे कि स्विच तो ऑन कर दिया, बल्ब जला कि नहीं जला। ठीक है, ठीक है, बल्ब बर्न BURNT। ठीक है, बल्ब बर्नट ऑन, बर्नट आउट था। ठीक है, बल्ब जला हुआ है, जला मतलब जल गया है ना। इसका भी क्या आंसर होगा, एक यस होगा और एक और क्या होगा, इसका नो होगा। ठीक है,
बल्ब बर्न आउट मतलब बल्ब जो है उड़ चुका है, उड़ा है क्या नहीं उड़ा है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं यस उड़ चुका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्रोसेस करेंगे कुछ, क्या प्रोसेस करेंगे, रिप्लेस बल्ब, ठीक है, रिप्लेस बल्ब, बल्ब को आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप। लेकिन अब ये एल्गोरिदम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने 2 बार नो का जो ये है ये छोड़ा हुआ है। तो पहला तो नो हमको यही मिल गया था, स्विच ऑन नहीं है, तो अब क्या प्रोसेस करेंगे, यहाँ कुछ हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, स्विच ऑन, ठीक है। पहले तो आप स्विच ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन, अब स्विच ऑन हो गया, मतलब कि ये जो यहाँ पर येस वाला कंडीशन था, तो सेम कंडीशन यहाँ भी मिल गया हमको, राइट। तो सेम कंडीशन अगर हमको यहाँ मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे कि इसको लाकर यहाँ जोड़ देंगे। आपकी किताब में थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे मतलब उतना सूटेबल नहीं लगा, तो मैंने इसको थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो अरे अब यहाँ जब यस आया था, पहली बार में जब यस आया था, मतलब क्या स्विच ऑन है। अभी दूसरी बार अगर नहीं था, तो हमने स्विच ऑन करके फिर लाके कंट्रोल वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि हमारा बेसिकली इस लाइन में ये पता हुआ होना चाहिए कि स्विच ऑन है, ये कंफर्म हो गया ये। उसके बाद बल्ब बर्नट आउट, यस तो रिप्लेस कर दीजिए। अगर नो है, बल्ब बर्नट आउट अगर नो है, ठीक है, तो मतलब कुछ सर्किट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, सर्किट में प्रॉब्लम होगा। उस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, ठीक, कॉल इलेक्ट्रीशियन, कॉल इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन को बुला लीजिए। एक वो इलेक्ट्रीशियन आ गया, मतलब ये आपका स्टॉप हो गया, मतलब बदलने लग गया होगा। अब ये भी मेरे ख्याल से जो है सफिशिएंट नहीं है, इसमें भी और कंडीशंस आते हैं, बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि अगर वो उड़ा हुआ है तो रिप्लेस करके काम चल गया, अगर नहीं उड़ा हुआ है तो फिर आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाए, इलेक्ट्रीशियन ठीक करेगा, बल्ब जल जाएगा। अब यहाँ भी एक बार चेक होना चाहिए था कि अगर ये बल्ब बर्नट आउट, ये हो सकता है कि यस भी हो और इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाना पड़े, ऐसा भी तो हो सकता है कि बल्ब सही हो लेकिन स्विच सर्किट में खराबी हो। तो ये सब इतना ध्यान नहीं रखा गया है, ना बुक में रखा गया, ना मैंने यहाँ पे रखा है, बट मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि कंट्रोल कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और कैसे हम लोग फ्लो चार्ट को यूज़ कर रहे हैं। चलिए 32 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, इसको हम लोग यहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और टाटा, ऑल द बेस्ट। आते हैं हम लोग सीडीओ कोड के साथ अगले पार्ट में।